Panja League. Okay, so welcome back सब प्रो पंजा लीग के फैंस को, आर्म रेसलिंग फैंस को वेलकम। ये प्रो पंजा लीग प्लेयर सीरीज पार्ट 5 में बहुत बहुत वेलकम। और हमारे साथ हैं करिश्मा दिल्ली से, जो अंडर 65 में 4th प्लेस आए थे, और मनीष भाई जो स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में टॉप सीड है, फर्स्ट आए थे, और भुट्टा जी जो रनर अप थे उसी कैटेगरी में। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ मनीष जी, आपसे तो बात हो गई थी एक बार थोड़ा सा के बारे में। अभी पहले करिश्मा से पूछता हूँ, लेडीज फर्स्ट करके थोड़ा सा करिश्मा से पहले पूछते हैं कि करिश्मा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप ऑफ कोर्स फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट में? और आपने पहले नेशनल्स में कैसा प्लेस किया है, और कोई आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है क्या? यस सर, जैसे मुझे पता चला कि प्रो पंजा लीग हो रहा है, मैंने टीकम चंद हैं, वो भी आर्म रेसलर हैं, वो भी प्रो पंजा लीग खेले थे, उनसे पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट की लेनी। वैसे तो मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब से, लक्ष्मण सर से सीखती हूँ, बट सिर्फ संडे ट्रेनिंग काफी नहीं होती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि प्रो पंजा लीग हो रहा है, कि हम सर सब प्लेयर्स का सपना होता है कि प्रोफेशनली खेले। एमेच्योर हम खेले बहुत टूर्नामेंट्स, बट प्रोफेशनली खेलना हर प्लेयर का सपना होता है। तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया एंड फुल मोटिवेटेड थी कि टॉप 4 में आना है। मेरा टारगेट टॉप 4 में आने का था, चाहे मेरी 4th प्लेस ही आए। एंड जब मैंने देखा कि इतना त्यागराज स्टेडियम के साथ मेरी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। मैं पहले टाइकोंडो करती थी, तो वहां पे और भी टूर्नामेंट्स खेल चुकी हूँ। ओलंपिक एथलीट भी वहां आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यहाँ तो कुछ करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना। यहाँ पे अगर आई हूँ तो इतनी मेहनत की है 2 महीने लगातार, तो कुछ हासिल तो करना ही है यहाँ पर। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट एक जो कमी रह गई कि काश स्टेज पे आ पाती मैं। जरा सा अगर थोड़ी और मेहनत की होती तो 4th के बदले 3rd प्लेस आती एंड स्टेज पे आ पाती। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं टॉप 3 में आऊंगी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला आगे के लिए भी, एंड ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, पूरा यादगार रहा, कभी भूल नहीं पाऊंगी प्रो पंजा लीग को। ये तो आपके लिए एक मोटिवेशन भी है ऑफ कोर्स कि अगली बार आपको टॉप 3 में आना है। यस सर, डेफिनेटली आना ही आना है। करेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स कई लोगों को लगता है कि 4th प्लेस वालों को भी मिलना चाहिए कुछ, लेकिन ओलंपिक पोडियम में भी 3 जगह होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो वो हमेशा मोटिवेशन तो चाहिए होता है कि आगे बढ़ने के लिए, कि मैं भी चाहती हूँ या चाहता हूँ कि उसको जो मिला वो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो ऑफ कोर्स दैट इज अ मोटिवेशन फॉर यू टू डू इवन बेटर। लेकिन एक चीज बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको अपने ट्रेनिंग में हर चीज में क्या करना पड़ेगा टू गेट अहेड? बिकॉज मैं ये बोलना चाहूंगा कि कंपटीशन इज वेरी टफ। सर, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा सबसे पहले। अभी तो फिलहाल मेरा टारगेट, एक सेकेंड सर, मेरा टारगेट रिया बिष्ट है काफी टाइम से। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं उनके साथ मैच करना चाहूंगी। एंड मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी 10 डेज से मैंने दोबारा से पर्सनल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। रिया आपकी टारगेट क्यों है? क्योंकि वो तो आपसे आपके नीचे है सीड्स में। सर, अभी प्रो पंजा लीग में वो मुझसे नीचे हैं, बट काफी मैचेस में वो मुझे हरा चुकी हैं। तो वो काफी टाइम से मेरे दिमाग में है कि नेक्स्ट जब भी होगा तो मैं इनके साथ सुपर मैच करूंगी। एंड फर्स्ट वो है, उनके बाद श्रुति पावा, जो कि दिल्ली में चैंपियन ऑफ टेम्पर रह चुके हैं काफी टाइम से। तो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। तो लॉकडाउन खुलते ही आई विल डेफिनेटली गिव माय बेस्ट एंड आपको मेरा इनाम सुनाई देगा। ओके, चलो, वेरी गुड। हम तो आशा करते हैं कि सब बहुत अच्छा करें। और जैसे कि ये लीग और टूर्नामेंट का जो बायलाइन है कि आपकी किस्मत आपके हाथ, वो आपके हाथ में, वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम लोगों के हाथ में प्लेटफॉर्म देना है, जो हम अभी बना के दे चुके हैं। अभी भुट्टा जी, आप बताइए, एक आपने ऑफ कोर्स काफी बहुत ही इमोशनल वीडियो भी बनाया था। जी हाँ जी, बात जो हमने देखा था, और बहुत हमको भी उसने इमोशनल कर दिया था। तो थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर एक्सपीरियंस तो अब जैसे आपने पहले भी आर्म रेसलिंग के कंपटीशन देखे ही होंगे, तो उनमें ना इतना कोई रिस्पांस नहीं था किसी में भी। तो जितने भी प्लेयर्स जो बाहर वगैरह जाते थे तो अपने किसी फ्रेंड की मदद से जाते थे,
या किसी को स्पॉन्सर करवाते थे तभी जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आर्म रेसलिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्लेयरों को और हर कैटेगरी में ये इतना कैश प्राइज दिया गया है और इतना अच्छा वहां पे मतलब जो कि इंतजाम किया गया है। ऐसा मैंने जिंदगी में कंपटीशन पहले कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए मतलब ये कंपटीशन जो है ना मेरे दिल में मतलब अपनी इतनी बड़ी जगह बना गया था कि मैं रह नहीं पाया बिना बोले। तो मेरे अंदर क्या बातें निकल रही थी वो। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको। और तो ये प्रो पंजा लीग का जो फाइनल का जो टी शर्ट है, क्योंकि आपको मालूम है जो फाइनल का टी शर्ट है वो प्रीलिम से अलग है, तो वो भी पहन के कैसे लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने आप के मतलब एक फख्र महसूस होता है कि मैं प्रो पंजा लीग का मतलब प्लेयर हूँ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मनीष जी आप कैसे हो? थोड़ा टाइम हो गया अभी बात किए हुए। जी सर, अच्छा हूँ सर। वेरी गुड। तो ट्रेनिंग चल रही है अभी कुछ, या फिलहाल ज्यादा ट्रेनिंग नहीं चल रही है? हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है सर। यहाँ पे मैंने आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग तो मतलब वेट ट्रेनिंग तो नहीं अभी अच्छी तरह चालू की है, केवल बाय हैंड प्रैक्टिस चालू कर दी है और रोप ट्रेनिंग चालू कर दी है। और अभी ज्यादा नहीं किया क्योंकि जिम्स ओपन नहीं है अभी। जो मेरे पास जितना सामान है उस हिसाब से करवाया। ओके, और आपके वहां पे थोड़ा सा खुल गया है सब कुछ? हाँ सर, हमारे यहाँ सब कुछ खुल चुका है और बस थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग जो है कुछ लोग मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग खुल चुका है। और आप तो सरकारी नौकरी में है ना? जी सर। और तो आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया अभी? सर मुझे है ना ऑफिस में कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरी, मतलब मैं स्पोर्ट्स कोटे में हूँ इसलिए मैं थोड़ा बहुत जाता हूँ, कभी चला जाता हूँ। तो मोस्टली आपका वर्क फ्रॉम होम वैसे ही चलता है, ये लगा लो। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक तो अच्छी बात है कि इस दौरान में वर्क फ्रॉम होम की और भी आदत लग गई है सबको। जी जी, तो आप कर सकते हो वो। अभी एक चीज बताइए, अभी ऑफ कोर्स आप तो सरकार में भी है और तो आपको मालूम है कि जब अभी स्पोर्ट्स चालू होगा तो काफी कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यस सर, इट मस्ट सर। हाँ, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ऑफ कोर्स। इससे पहले कि अगर स्पोर्ट्स चालू हो गया वैक्सीन के आने से पहले, तो सबका जो प्लेयर्स आएंगे उनका टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स काफी यू कैन से मास्क भी पहन के रखना पड़ेगा सबको। अनटिल लेट्स सी अगर एक्चुअल मैच में वो मास्क पहनना पड़ेगा, यानी उस वक्त वो अपने को देखना पड़ेगा रेगुलेशन क्या है, क्योंकि सब प्लेयर्स की अगर टेस्टिंग हुई होगी तो फिर अगर मास्क पहनना होगा, यानी वो देखते हैं। अभी कुछ हम बोल नहीं सकते, लेकिन रेफरीज जरूर पहनेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं सिवाय वो उनके, जैसे मैंने बोला प्लेयर्स के बारे में भी देखना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब तो मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। और प्लेयर्स को भी ऑफ कोर्स अपने जो सैनिटाइजर है वो यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको कैसा लगता है कि ये एक जो नया माहौल है, और ऑफ कोर्स इस जो पहले शुरू होगा अभी, तो वो बिना ऑडियंस के भी होगा, तो ऐसे माहौल में आपको कैसे लगता है कि आपको कैसा महसूस होगा कि एक नए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना सर, बोलना चाहूंगा कि जो मास्क है सर, उसमें मास्क में हेल्थ करने में प्रॉब्लम आता है। जब हम आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं, कोई हेवी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग की इच्छा और जरूरत होती है, तो उस समय ना हमें इस टाइप का कोई मास्क लेना पड़ेगा जो कि नीचे से इस टाइप से ओपन रहे, मतलब टोटली कवर जो रहता है उसमें है ना ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। ये मैंने प्रैक्टिकल जो फेस शील्ड है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी जी, हाँ सर। हेलमेट जैसे एक मिरर आता है ना, वो हेलमेट का कांच आता है जैसा, उस टाइप का भी मास्क आ रहा है, तो वहां से इतना कवर हो जाता है, नीचे से ब्रीदिंग वो कर सकता है प्रॉपर। वही कह रहा हूँ कि एक फेस शील्ड है, एक्रिलिक का बना होता है, तो वो लाइट है काफी। जी मैं वो सर कुछ। हाँ बोलिए करिश्मा जी। सर ये मास्क पहनने से हमारा फेस यहाँ तक कवर हो जाता है, तो आर्म रेसलिंग के लिए हमें नीचे देखना पड़ता है, तो उसमें हमें देखने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो इससे मैच में 19-20 का अंतर पड़ेगा। एंड सर ये होना चाहिए कि स्क्रीनिंग करके हमें अंदर भेज दें। एंड मास्क पहन के तो एक और इशू भी आएगा कि जो हमारी वीडियो वगैरह बनेगी उसमें पता ही नहीं चलेगा कि प्लेयर है कौन। तो मुझे लगता है कि वो तो नाम लिख देंगे आपका माथे पे कि करिश्मा जी, मनीष जी, बूटा जी, वो। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी है वो सब प्लेयर्स के लिए सेम होगा। हाँ। ऐसा नहीं है कि आप ही नहीं देख पाओगे और दूसरा वाला देख पाएगा। तो जो भी रूल एंड रेगुलेशन है सबसे पहले तो वो सेम होगा। और
अगर सरकार ये बोलती है कि आप शुरू कर सकते हो लेकिन मास्क पहनना पड़ेगा, तो फिर वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं मनीष जी से ये बात पे अग्री करूंगा कि वो ऑक्सीजन की कमी जरूर फील होती है, तो अगर हम फेस शील्ड पाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सारी समस्याओं का सर सॉल्यूशन है, उससे नीचे भी देख सकते हैं, जो भी सर जो मास्क रहता है वो कांच का ट्रांसपेरेंट सर प्लास्टिक का रहता है और वो यहाँ तक रहता है लगभग, और उससे नीचे भी देख सकते हैं, और जो ब्रीदिंग है वो डायरेक्टली टच नहीं होगी वो। सही कह रहे हैं। मेन तो है कि एक फेस शील्ड यूज किया जाए अगर उसकी जरूरत पड़े रेगुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जैसे मैंने बोला हम कोशिश यही करेंगे कि सबकी टेस्टिंग हो चुकी हो, जो भी उसमें अंदर आएगा, और जो भी आएगा वो घुल मिल नहीं पाएगा जब तक उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि बाहर भी कुछ स्पोर्टिंग जो चालू हो चुके हैं वो इस हिसाब से चालू हुए। बूटा जी आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं सर, मैं तो आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, उसी से सीख रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी मैं अभी तक समझा हूँ कि मुझे जो अभी से प्रैक्टिस करनी है मैं मास्क पहन के ही शुरू कर दूं ताकि मुझे कंपटीशन में दिक्कत ना आए कोई। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मनीष जी बोल रहे हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वैसे बोला गया है कि अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको मास्क नहीं पहनना चाहिए। मास्क सिर्फ पहनना चाहिए जब सोशल डिस्टेंसिंग का वो रखना हो, बाहर जा रहे हैं, जैसे गाड़ी में भी है तो गाड़ी में बैठे बैठे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप बाहर जाते हैं तो वो आपको पहन के रखना चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज के वक्त आपको बहुत ध्यान से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज यू नीड वो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक दो मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ कि कुछ लोग जो जॉगिंग करने गए तो उनके साथ प्रॉब्लम हुआ, या कुछ भी जैसे एक्सरसाइज जॉगिंग में तो बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन आप वेट्स उठाओ या कुछ भी करो तो वो अगर आप मास्क पहने हो तो थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। पर्सनली आई थिंक वो जब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है एंड व्हेन यू नीड मच मोर ऑक्सीजन देन इज द प्रॉब्लम। सो इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज जो आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं उठा रहा है देन यू शुड बी फाइन अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि परवीन जी ने बोला था और अभी प्रॉब्लम हो गया। करिश्मा आप कुछ और बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मास्क के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। सर मास्क आते हैं 2-3 टाइप्स के, एक तो आता है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो उससे काफी प्रॉब्लम होती है। ये वाला जो मास्क आता है काफी पतला है, इसे पहन के मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्रीदिंग में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होती है क्योंकि इसकी लेयर सिंपल पतली एक लेयर है। तो मुझे लगता है ये वाला मास्क अगर हम पहन के करवाएं, ये डिस्पोजेबल मास्क भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ब्रीदिंग में भी, एंड एक्सरसाइज के टाइम भी ये पहन सकते हैं। ओके, इसके बारे में हमको 2-3 चीजें ऑफकोर्स उसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो गवर्नमेंट है वो जब रूल्स निकालेगी, अभी उन्होंने रूल्स नहीं निकाले हैं, तो अगर वो उन्होंने कोई स्टैंडर्ड रखा, जैसे स्टैंडर्ड है N95 मास्क, अगर उन्होंने वो रखा तो हमको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। Yes, sir. Then we cannot use any other mask. So we will have to wait again कि सरकार क्या रेगुलेशंस देती है ये सब टूर्नामेंट्स वगैरह करना पड़ेगा शुरू करने के। अभी मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, पता नहीं आप लोग सोशल मीडिया पे बाकी प्लेयर सीरीज आपने देखी है या नहीं, आप लोग फॉलो कर रहे हो बाकी? यस सर, ऑफ कोर्स सारी प्लेयर सीरीज देखी है मैंने। तो उसमें हमने एक और बात किया है जो हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो है 2 चीजें। एक है बेस्ट ऑफ 5, यस सर, कि इंस्टेड ऑफ बेस्ट ऑफ 3 वी विल मेक द फाइनल्स बेस्ट ऑफ 5, और हो सकता है सेमीफाइनल्स को बेस्ट ऑफ 3 रखेंगे, लेकिन फाइनल्स को हम बेस्ट ऑफ 5 करेंगे, और जो थर्ड उसमें बाउट है उसको हो सकता है हम लेफ्ट हैंडेड कर दें। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर दिया है, मैं ये कह रहा हूं कि एक विचार है अभी, जो हो सकता है हम इसको बाद में वो करें। इसके लिए ऑफ कोर्स हम सब ऑफिशियल सब प्लेयर्स का भी राय और फीडबैक ले रहे हैं। तो अभी मनीष जी आप बताइए इसमें आपका क्या फीडबैक है 2 चीजों पे, एक है बेस्ट ऑफ 5 मैचेस और दूसरा है अगर तीसरा जो उसमें बाउट है बेस्ट ऑफ 5 में उसको अगर लेफ्ट किया जाए तो उसमें आपका क्या कहना है? जी सर, लेफ्ट वाला जो ऑप्शन है वो बहुत बेटर है सर, उससे ना जो प्लेयर्स का है वो माइंड दोनों तरफ चलेगा कि हमें
राइट के साथ लेफ्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। और सर एशियन चैंपियनशिप में और मैंने कई चैंपियनशिप देखी हैं, इसमें ये बाउंडेशन यूथ के लिए थी कि आपको कुछ फाइट्स जो है लेफ्ट से निकालनी है। और इसके अलावा सर बॉडी का जो सिमेट्री रहती है वो सही रहती है दोनों ही हाथ अगर हम तैयार करते हैं। हालांकि सर मेरा तो लेफ्ट कमजोर है, लेकिन है ना वैसे ओवरऑल ये अच्छी चीज है सर। ओके, वेरी गुड। और बेस्ट ऑफ 5 में आपको प्रॉब्लम नहीं है? आपने खेले हैं बेस्ट ऑफ 5 पहले भी? नहीं सर। तो फिर उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको क्या इंड्योरेंस इंक्रीज कैसे, क्योंकि उसमें क्या एक स्टेमिना भी आ जाता है फिर, क्योंकि बेस्ट ऑफ 3 में सर मैंने टूर्नामेंट में नहीं खेला है, लेकिन जो होमवर्क मतलब हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या जो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें सर हम करते हैं, मुझे आदत है सर। तो आदत आपको नहीं लगता कि बेस्ट ऑफ 5 में आपको प्रॉब्लम होगा? नहीं आएगी सर, वो प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन मैंने टूर्नामेंट्स में नहीं खेला, ऐसा कोई टूर्नामेंट अभी क्रिएट नहीं किया जिसमें बेस्ट ऑफ 5। करिश्मा आपका क्या कह रहे हैं इन दोनों चीजों पे? एक तो है ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला बेस्ट ऑफ 5, वो और हो सकता है सेमीफाइनल्स को भी हम बेस्ट ऑफ 5 करें या बेस्ट ऑफ 3 रखें, लेकिन फाइनल जरूर हो बेस्ट ऑफ 5 हम करेंगे। लेफ्ट हैंड उसमें थर्ड बाउट हम करेंगे या नहीं वो हम देख रहे हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ 5 जरूर करेंगे। तो सर मैं कहना चाहूंगी कि बेस्ट ऑफ 5 सुपर मैच एक प्लेयर की एंड्योरेंस, उसकी पावर दोनों टेस्ट करने का बेस्ट तरीका है। मेरा लास्ट ईयर सुपर मैच हुआ था, दिल्ली की प्लेयर थी उनके साथ हुआ था, तो 4-1 से मैं जीत गई थी। तो उसमें ये होता है जैसे अगर हमारे 4-5 मैचेस तो नॉर्मल टूर्नामेंट में हो ही जाते हैं, बट उसमें हमें काफी ज्यादा रेस्ट का, रिकवरी का टाइम मिल जाता है। तो इसमें हमें 1-2 सेकंड का टाइम मिलता है बस इस साइड से इस साइड आने का। तो इसलिए हमें इसकी एंड्योरेंस, अपनी एंड्योरेंस बढ़ानी होगी काफी, एंड प्लेयर को टेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। एंड लेफ्ट हैंड इंट्रोड्यूस होना पीपीएल में मेरे हिसाब से जरूरी है, बिकॉज जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड्स की करते हैं। जब हम वेट उठाते हैं तो दोनों हैंड उठाते हैं। तो टूर्नामेंट, एमएचआर टूर्नामेंट्स में लेफ्ट हैंड हमारा उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है जितना कि राइट हैंड होता है। तो पीपीएल में भी लेफ्ट हैंड इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उससे हमें और भी लेफ्ट हैंड की पावर इंक्रीज भी कर पाएंगे हम, एंड हम लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस करने का भी और मोटिवेशन मिलेगा। तो एक थर्ड बाउट लेफ्ट की होनी चाहिए। वैसे ऑल्दो मेरा लेफ्ट वीक है काफी राइट के अकॉर्डिंग, बट मैं उसके लिए भी प्रिपेयर करूंगी हार्ड। बूटा जी आपका क्या कहना है इस पे, दो चीजों पे? एक तो बेस्ट ऑफ 5 और अगर तीसरा बाउट उसमें लेफ्ट किया जाए, लेफ्ट आर्म से। नहीं ठीक है सर, करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम जो अपने लेफ्ट आर्म को भी मतलब पावरफुल कर सकते हैं। वैसे मैंने कभी लेफ्ट हैंड से किया नहीं है, लेकिन अब करने का अगर मौका मिलेगा तो अच्छी बात है। अपनी तरफ से मैं तैयारी करूंगा फुल। बिल्कुल, क्योंकि मैंने यही देखा है कि हमारे देश में लेफ्ट हैंड का उतना नहीं है मेरे ख्याल से जितना बाहर है। बाहर काफी लेफ्ट हैंड का भी दौर काफी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी उसको एक बीच में डालना, ताकि एथलीट को ये हो कि ये वाला भी मुझे जीतना है, तो वो उतना ही प्रैक्टिस करेगा लेफ्ट में भी। जी सर। तो बिकॉज धीरे वी हैव टू मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो मैं एक लास्ट वो पूछना चाहूंगा, अगर ये लगा लो अगर बाहर से कोई आता है ट्रेनिंग देने, तो आप किसको चाहते हैं कि वो आए ट्रेनिंग देने और क्यों? पहले मनीष जी आपसे शुरू करते हैं कि अगर कोई प्लेयर बाहर का हो जिसको हम लेके आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो आपका चॉइस कौन होगा और क्यों? सर अभी तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन ट्रेनिंग अच्छी देता है, क्योंकि सर ट्रेनिंग के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कौन अच्छा प्लेयर है ये तो मैं कह सकता हूँ, जो कि है ना वेल नोन नेम है। वो सारे नेम जो है वो लोग क्या ट्रेनिंग दे आ पाएंगे या वो अच्छे ट्रेनर हैं? हर अच्छा प्लेयर सर अच्छा ट्रेनर नहीं होता। आर्म रेसलिंग की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे को आइडिया नहीं है कि ट्रेनिंग कौन बेटर देता है, लेकिन एज ए प्लेयर है लैरिट साहब हैं, अपने और भी लोग बाग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एज ए ट्रेनर मुझे आइडिया नहीं सर कौन वर्ल्ड में कौन अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। ओके, तो वो मुझे आइडिया नहीं है सर। ओके, और करिश्मा? सर मेरा सपना है कि मैं एक बार डेमोन लेरिट से ट्रेनिंग लूं। ही इज माय आइडियल एंड वर्ल्ड्स बेस्ट आर्म रेसलर। तो मैं चाहूंगी कि जब वो दिल्ली आए थे तब मैंने आर्म रेसलिंग ज्वाइन नहीं की थी, काश तब की होती, बट मैं उनसे ट्रेनिंग लेना जरूर चाहूंगी। सब आर्म रेसलर का सपना होता है कि डेमोन लेरिट से सीखें। तो डेवन तो 1.5 साल पहले ही आए थे ना? सर मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में आर्म रेसलिंग स्टार्ट की थी। ओके, आपने थोड़ा लेट चालू किया है।
यस सर। लेकिन अच्छा है कि चालू करते ही आप ऑलरेडी 4th आ गए हैं, तो ये अच्छा साइन है। यस सर, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली टॉप 3 में देखेंगे आप मुझे। वेरी गुड। बुटा जी, आप बताइए, कोई है ऐसा आइडल जो आप चाहते हैं कि वो आके ट्रेन करे मुझे? बुटा जी, एक सेकंड अपने आप। बुटा जी आपने, हाँ हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आ रही है। तो मैं हाँ जी। दोबारा दोहराता हूँ कि कोई ऐसा आर्म रेसलर है जो आप चाहते हैं कि वो आके ट्रेन करे आपको? सर वही है सर, डेवॉन लैरेट, वही सर अच्छे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी जो फाइट वगैरह देखी है मैंने, जो वगैरह देखी है, तो वो काफी अच्छी है। तो मैं तो खैर यही चाहता हूँ कि वही आए। ओके, चलो, वेरी गुड। लगता है सबका डिमांड वही है, हालांकि और भी कई वो है जो जाने पहचाने काफी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो पॉपुलर भी काफी है, क्योंकि उनका जो पर्सनैलिटी है और कैरेक्टर है वो काफी अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जाने से पहले आप कुछ और बोलना चाहेंगे कि इस गेम को और एंटरटेनिंग के लिए अगर और कुछ आपके पास आइडिया है जो किया जा सकता है? मनीष भाई, आप बताना, बोलना चाहेंगे इसके बारे में? जी सर। कुछ आइडिया है कि कोई, या आप चाहते हो कि या कोई ऐसा आइडिया हो कि यस सर। काश ये भी होता, तो बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बोलना चाहूंगा कि जो आपने जो लीग करवाई थी वो एमेच्योर गेम से बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसमें कमी निकालना हमें शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो प्लेयर्स की जो एंट्री है उसे हम और ज्यादा मतलब अच्छी बना सकते हैं और प्लेयर की एंट्री के समय और जो बेटर कर सकते हैं, जो अन्य लीगों में हो रहा है या कहीं और किसी टूर्नामेंट में होता है वो उस अगली समय। बात पटाखे वटाके भी जलेंगे, डोंट वरी। वो सब जो वही पटाखे वही वटाके वही जलते हैं वो सब वही वही जलेंगे। कहने का मतलब था। बिल्कुल। इसके अलावा सर फाइट के पहले यदि सबब हो तो अपोनेंट के लिए कुछ बोलना या वो कुछ क्या करने वाला है, जैसे कि WWE में बोलते हैं या अन्य उसमें माइक पर बोलते हैं कि भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो सर वहाँ जो माहौल बनता है पब्लिक में वो उसके बोलने के बाद अच्छा बनता है। अगर वो परमिट करें आप या पॉसिबल हो तो वो जरूरी है। नहीं, ये अच्छा आइडिया है आपका, और इसको जी। हम जरूर नोट नोट भी जैसे करेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल भी करेंगे, क्योंकि ये जी बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि हमेशा हमने यही चाहा है कि इसको एक लार्जर देन लाइफ तरीके से प्रेजेंट किया जाए, अच्छी मार्केटिंग के साथ। गेम को वैसे ही रखें, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द है उसको थोड़ा सा जी अच्छी मार्केटिंग करें। तो ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है और इसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे। जी। करिश्मा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, सबसे पहले तो सर आपको और प्रीति मैम को बहुत बहुत थैंक्स कि आप आर्म रेसलिंग को उस लेवल तक लेके जा रहे हैं जो कि बहुत प्लेयर्स का बहुत टाइम से सपना था। तो थैंक यू सो मच सर। एंड मैं ये चाहती हूँ कि इसमें एक चीज और हो सकती है, काफी बड़ी बात है ये, बट अगर प्रो पंजली टीवी पे आए, डीडी स्पोर्ट्स या किसी चैनल पे किसी चैनल वाले से बात की जाए तो प्लेयर्स को बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड ये सही, बहुत अच्छा रहेगा। एंड सर मेरा ड्रीम है कि वो आएगा, वो आएगा। अभी वनडे टूर्नामेंट था, जब मेन नेशनल टूर्नामेंट चालू होगा तब वो आएगा। अच्छा सर, तो वो टीवी पे आएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल। एंड सर मैं कहना चाहूंगी कि मेरा ड्रीम है कि कोई भी प्रोफेशनल आर्म रेसलर को आर्म रेसलिंग के अलावा, जैसे क्रिकेटर एंड फुटबॉलर होते हैं तो उन्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिर्फ आर्म रेसलिंग के अलावा हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, आर्म रेसलिंग इतना आगे तक जाए। एंड आई होप कि जल्दी आपके एफर्ट से एंड आईएएफ के एफर्ट से आर्म रेसलिंग ओलंपिक में भी आए एक दिन। बिल्कुल। मैं इसके ऊपर एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैंने, पता नहीं आप थे या नहीं उधर प्रीलिम से पहले, जो मैंने बोला था सबके सामने। आप थे उधर प्रीलिम से पहले, जब मैंने एक छोटा सा स्पीच दिया था? या सर, या तो एनीवे, मैं दोहराना चाहूंगा कि हमारा भी सपना यही है कि सब आर्म रेसलर्स को इसके थ्रू अपना, यू कैन से, सैलरी और करियर इसी के थ्रू बने। लेकिन लाइक आई सेड, फॉर दैट वो आपके हाथ में है, लेकिन हम अपने तरफ से 1-2 साल के अंदर जरूर ऐसा कर देंगे। वो आप लोगों ने फिर करना है कि जब ऑक्शन, इसके टीम वगैरह बनेंगे 2 साल में, वो सब होगा कि आप लोगों ने अपने आप को कैसा वो प्रेजेंट और किस सीडिंग कैसे कर रखा है, हर चीज, ताकि जब टीम ओनर्स
वो ऑक्शन और ये वो जो हर लीग का एक हिस्सा होता है, करेक्ट, कि आपने अपने आप को टॉप सीड बना के रखा है या नहीं रखा है 2 साल बाद, वो और या कौन से सीड पे हो, वो हर चीज आप लोगों के हाथ में होगी। अगर आप देखें कबड्डी लीग को भी, तो वो पहले 2-3 साल प्लेयर्स को उतना नहीं मिलता था, लेकिन 2-3 साल बाद जब वो उसकी लोगों को मालूम पड़ना शुरू हुआ, उसका एक शौक लगा और वो मार्केटिंग हुआ, नाउ यू सी प्लेयर्स आर डूइंग वेरी वेल। सो इट टुक, हर चीज को बनाने में 2-3 साल लगते हैं। यस सर। उसमें लेकिन सबका एफर्ट लगता है, क्योंकि क्या है इसमें, ऑफ कोर्स कबड्डी लीग में अभी फॉरेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, लेकिन इसमें हो सकता है हम फॉरेन प्लेयर्स वगैरह को भी देखते हैं, बाद में इंट्रोड्यूस करना शुरू करें। लेकिन वी वांट आल्सो कि जो हमारा लेवल है खेलने का, वो ऐसा हो दैट वी आर एज गुड एज एनीबडी इन द वर्ल्ड। और एक ये ऐसा इतना बड़ा स्टेज बनाने का एक वो भी मतलब है कि लोगों को लगे कि ये स्टेज पे मुझे जीत के ही जाना है। अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आए हुए हैं किरण रिजिजू जी, और हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्समैन विजेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, तो उनके सामने मुझे जीतना ही है, हार के मैं जा ही नहीं सकता। यस सर। वो जब भावना आ जाती है तो आदमी खुद ब खुद और आदमी औरत खुद ब खुद एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं और उसी से स्टैंडर्ड बढ़ता है, करेक्ट। तो हमारे हाथ में है वो प्लेटफॉर्म बनाना, करेक्ट। जैसे वो प्लेटफॉर्म बनाना मेरे हाथ में है, लेकिन जैसे आपके हाथ में है 4th से 1st आना, वो उसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो वो तो हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। करेक्ट। और इसमें वही है कि अगर आप चाहोगे कि 4th या 5th या 6th को वही पैसे मिले जो 1st को मिलते हैं, वो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो, कि जो टॉप पे होता है उनको सबसे ज्यादा दिया जाता है, फिर 2nd, 3rd, 4th, जैसा भी वो नीचे फेयर है सर, ये फेयर है। दैट इज हाउ इट वर्क्स, करेक्ट। बूटा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आपका कुछ वो है आइडिया कि और उसमें क्या किया जा सकता है? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि आप आर्म रेसलिंग हो भी, लेकिन फिर भी आप आर्म रेसलिंग के लिए इतना कुछ कर रहे हो। और जो जहां तक मेरे आइडिया की बात है कि आप लोग ना मेरे आइडिया से कहीं ऊपर जाकर बहुत कुछ कर देते हो, तो मेरा आइडिया जो है बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं हैरान रहता हूँ कि आप लोग चमत्कार करके रख देते हो। कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमने बड़ी बड़ी चीजें वो सोच रखी है, लेकिन कई बार जो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है, कई बार वो आपको लगता है मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि पता नहीं उन्होंने क्या सोच रखा है, और कई बार चीजें निकल जाती है। जैसे मनीष भाई ने अभी बताया कि उनसे प्लेयर से बात किया जा सकती है, वो क्या आ सकते हैं, जैसे वो हम अब की बार भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, वो हमारी गलती है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया और अच्छा आइडिया लगा, तो हम वो जरूर करेंगे। स्टेज पे एक होता है ऑफ स्टेज करना, काफी लोग ऑफ स्टेज करते हैं। ऑफ स्टेज तो हमारा आइडिया था ही करने का, लेकिन ऑन स्टेज भी जैसे मनीष भाई ने बताया, और एकदम से मुझे लगा ऑन स्टेज भी जैसा उन्होंने बताया WWE यहाँ वहां होता है, तो वो ऑन स्टेज भी होना चाहिए खेलने से पहले। एक तो वो उससे एक लोगों का भी एक्साइटमेंट बढ़ेगा, प्लेयर्स में भी थोड़ा सा रश बढ़ेगा, तो वो हर चीज वो। तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि हमने तो सोच रखे काफी चीजें, लेकिन कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। तो अगर आपके दिल में या पेट में कोई आइडिया है तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं बोल देता सर को सामने थे तो मैं बता ही देता, तो कुछ है तो बता दो। ऐसे सर जो जैसे प्रीति जी कह रही हैं, सॉरी ये करिश्मा जी जैसे कह रही हैं, वो आइडिया बिल्कुल सही है। जैसे अगर टीवी पे अगर किसी चैनल पे अगर हमारा कोई आ जाए ऐसे वीडियो तो बहुत अच्छा होगा। बस यही है इतना। बिल्कुल बिल्कुल वो आएगा। अभी तो जैसे शुरुआत है, अभी एक दिन का टूर्नामेंट एकदम से आना वो थोड़ा सा मुश्किल है, और उससे पहले हमने बात नहीं किया था। तो अभी ये मैं बोलना चाहूंगा कि आगे जाके जो मेन टूर्नामेंट है वो पक्का आएगा। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन ये काफी बड़े लेवल पे ये जाने वाला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सब शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं इसके साथ। जी सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग तीनों की तीनों
बहुत ही फक्र के साथ प्रो पंजा लीग का टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। आप लोग बाहर भी पहन के जाते हैं कभी कभी या नहीं? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसी के साथ मैं गुड बाय बोलना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा सब अपना अपना ध्यान रखिए। और लॉकडाउन खुलता जा रहा है लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिए। जैसे मनीष भाई बोल रहे थे कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत जरूरत है। ये नहीं है कि लॉकडाउन खुल गया तो सबके सब बाहर भागते हुए जाएं कि जी देखते हैं क्या हो रहा है, मार्केट में जाते हैं, गोलगप्पे खाने का जाते हैं। उसकी भी जरूरत है क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी पैसे बनने चाहिए, लेकिन हर चीज ध्यान से, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए और दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सब चीज सेफली से करना चाहिए। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सेफ रहें और बहुत अच्छा लगा बात करके दोबारा। एंड टेक केयर। जय हिंद। Thank you so much, sir. जय हिंद। टेक केयर। Hey guys, I'm Preeti Jhangiani and thanks for watching the Pro Panja League. For more news, updates and amazing videos, don't forget to watch the Pro Panja League. Like and subscribe by clicking on the subscribe button. Pro Panja League.